नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन का, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया। और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मोड़, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है और देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और चलिए गुड मॉर्निंग इंडिया में बात हम 4 बड़ी खबरों की करेंगे। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात 4 बड़ी खबरों की होगी। और सबसे पहले आपको बता दें कि क्या कुछ बुलेटिन में खास रहेगा। तो 4 बड़ी खबरों में पहली खबर की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हम बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर है। इस दौरान गृह मंत्री कई रैलियों को संबोधित करेंगे। विस्तार से जानकारी देंगे। बिल्कुल। और वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस की, जहां पर उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और इसमें 48 कैंडिडेट्स के नाम हैं। कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ेंगे, जबकि सीनियर लीडर शकील अहमद कदवा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। और वहीं तीसरी खबर में बात होगी मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की। कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है। अब तक कपिल शर्मा के कैफे पर 3 बार फायरिंग की जा चुकी है और तीनों बार फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। तो इस खबर को विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली और चौथी खबर होगी अमेरिका से जुड़ी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और ये बातचीत यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका दौरे से ठीक पहले हुई है। तो इन 4 खबरों को विस्तार से हम आपको बताएंगे। और बिल्कुल देखिए 4 खबरों पर गीतू हम विस्तार से जो है जानकारी दें। और उसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और जैसे ही ऐलान हुआ है समझिए बिगुल फूंक चुका है। और इसके साथ ही पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो भी चल रही है। राज्य में दिग्गजों का दौरा लगातार जारी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह का भी ये 3 दिवसीय बिहार का दौरा है। और आज गृह मंत्री अमित शाह करीब दोपहर 12 बजे जो है वो नारायणपुर के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और यहाँ गृह मंत्री तरैया और अमनौर विधानसभा में जो है चुनावी जनसभा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं और पहले चरण का नामांकन आज थम जाएगा। तो पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा और इस चरण में कुल 121 सीटें हैं, जिसे साधने के लिए कई दिग्गज नेता बिहार दौरे पर भी हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो उनका भी बिहार दौरा हो रहा है और आज दिन में उनकी कई जनसभाएं भी हैं। पटना के गांधी मैदान के ज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे गृह मंत्री रैली करेंगे। वहीं दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। तो इस चरण में 122 विधानसभा सीटें हैं। तो दूसरे चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। और बिल्कुल देखिए यहाँ पर कि लिस्ट धीरे धीरे करके तो है तमाम पार्टियां जारी कर ही रही हैं गीतू, लेकिन इन सबके बीच में जो पहले चरण में चुनाव होगा, जितने उम्मीदवार उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, उनके नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। और दौरे का हम जो जिक्र कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वहाँ पहुँच रहे हैं। इससे पहले हमने कल देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे थे और उन्होंने हुंकार भरी थी और तमाम बातों को, चाहे वो SIR का मुद्दा रहा हो या फिर कानून व्यवस्था की बात रही हो, उन्होंने इन सब का जिक्र यहाँ पर किया था। और वहीं विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए जो है जंगलराज का भी जिक्र कर दिया था। बिल्कुल। और ज्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए सभी दल चाहते हैं किरण की वो प्रचार करें और लगातार हम देख रहे हैं कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने अपनी उतार भी दी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ कल प्रचार करते हुए हमें दिखाई दिए। जनसभाएं की गई हैं और उनकी 20 जनसभाएं होनी है इस दौरान। तो लगातार अब सभी दल लगे हुए हैं किस तरह से जमकर लोगों के बीच पहुंचा जाए और उन्हें अपनी पार्टी से जुड़े हुए जो आगे विकास कार्य हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए। तो लगातार अब ज्यादा समय क्योंकि बचा नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसे में सभी दल चाहते हैं कि जनता के बीच पहुंचे और उन्हें क्या कुछ वो काम करेंगे अगर वो जीतते हैं तो इस बारे में बताया जाए। और बिल्कुल देखिए तो वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बाकी विपक्षी दल के जो तमाम बड़े नेता रहे, एक महागठबंधन का जो एक जोर और एक कहें कि एक शक्ति प्रदर्शन था, उसके जरिए जो है वो दिखाने की कोशिश की गई थी। अब इसी की तोड़ जो है यहाँ पर स्टार प्रचारकों के जरिए जो है NDA यहाँ पर करने वाली है। और किस तरह से वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जब एक डेंट लगा कि वोट चोरी का और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया गया
उसके बाद देखिए कल एसआईआर के जरिए या फिर घुसपैठी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर कहीं ना कहीं एक लोगों को समझाने की कोशिश की कि आखिरकार एसआईआर क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरत थी उसकी और क्यों घुसपैठी जो है आपका जो है संसाधन लेकर के रह रहे थे बिहार के अंदर में, विदेश से भी आए लोग जो है वो बिहार के अंदर में रह रहे थे, तो उन सबके वोट जो है यहाँ पर हटे क्योंकि वो वोटर के अधिकार ही नहीं है, यानी कि उनको ये मतदान देने का जो है अधिकार ही नहीं है, फिर वो कैसे बिहार में रह करके जो है इस तरह से मतदान कर सकते हैं, जो कि लोकतंत्र में सबसे बड़े हथियार के तौर पर माना जाता है। और इसी के जरिए कोई भी जनता, कोई भी लोग जो है अपने सबसे पसंदीदा व्यक्ति को जो है वो सत्ता में काबिज करती है। अब ऐसे में घुसपैठी का भी जिक्र किया गया, तो इन सब का एक तोड़ निकालने की कोशिश की गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज लगभग इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो है वो बातचीत करते हुए दिखाई देंगे, जनता को संबोधित करेंगे गीतू। बिल्कुल, और ये देखिए किरण, इस बार ऐसा लग रहा है एसआईआर का मुद्दा ही बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और जो बिहार के मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे जिन्हें कहा जाता था अक्सर कि लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, अगर आप सत्ता में आएंगे तो क्या कुछ करेंगे, वो कहीं दरकिनार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि बिहार वासी चाहते हैं कि जो दल है वो इस पर बात करे, जितनी भी पार्टियां हैं लोगों के बीच पहुंचती है, एसआईआर को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश यहां पर जरूर की गई, लेकिन लोग चाहते हैं कि आप हमारे लिए करेंगे क्या, अगर जीतते हैं तो उसके बारे में बात कीजिए। जी बिल्कुल, और इसी के साथ गीतू हम आगे बढ़ते हैं और देखिए कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है वो भी जारी होने वाली है और इसका इंतजार जो है अब थम चुका है। बस ज़्यादा नहीं, कुछ एक पल का जो है इंतजार है जिसमें ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। गुरुवार देर शाम कांग्रेस पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने के लिए अपने 48 उम्मीदवार उतारे हैं और इनमें 5 महिलाओं को जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है, वहीं 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी शामिल किया है। और आपको ये भी बता दें कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से पहले ही कांग्रेस ने अपने 48 उम्मीदवारों के जो नाम है उनका ऐलान कर दिया। बिल्कुल, और नामांकन का समय खत्म होने के ठीक पहले कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि सूची में शामिल बहुत से उम्मीदवारों को पहले ही सिंबल दिया जा चुका था और इस लिस्ट में दोनों चरणों की सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा से प्रत्याशी बनाया गया है। और बिल्कुल देखिए कि दूसरे चरण में वोटिंग जो है वो 11 नवंबर को होगी और इस चरण में 122 विधानसभा सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी हुई थी और इस चरण के लिए नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 20 अक्टूबर की है। ऐसे में वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को लग रहा था कि बहुत देरी हो रही है सीट बंटवारे को लेकर के, इससे पहले तक में कि नामांकन की जो तारीख है वो कहीं पीछे चली जाए, तो इससे पहले है 48 उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने यहाँ पर जारी कर दी है। अब ऐसे में ये देखना है कि 50 से 60 महज जो है सीटें मिल रही हैं यहाँ पर अगर कांग्रेस को, तो वो जो वर्चस्वता थी गीतू, हम देखते थे कि एक नेशनल पार्टी के तौर पर किस तरह से बिहार के अंदर में भी कांग्रेस ने राज किया है, देश पर भी राज किया है, लेकिन अब क्षेत्रीय दल जो है उतना तवज्जो कांग्रेस को देते हुए दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल, और शायद ऐसे हालात कांग्रेस के लिए बनने नहीं चाहिए थे क्योंकि नेशनल पार्टी है और वो जितनी चाहती उतनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस बन चुकी है और उसमें भी एक तरह से सीट शेयरिंग को लेकर बहुत कह सकते हैं कि मंथन चला है, बात नहीं बन पाई है आखिरी मोमेंट तक भी। और हम देख रहे हैं कि 60 सीटों की डिमांड कांग्रेस की तरफ से की गई थी, लेकिन जो आरजेडी है वो इस पर तैयार नहीं हो रही थी। हालांकि अब थोड़ी सी मान मनोबल करके लग रहा है कि कुछ सीटों पर बात बनती हुई नजर आ रही है और पहली लिस्ट भी यहां पर जारी कर दी गई है। लेकिन कांग्रेस को लेकर इससे पहले भी कई खबरें सामने आई, जिस तरह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी। कुछ महागठबंधन के ऐसे लोग थे जो दबी जुबान में इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे, तो ये तमाम ऐसे कयास तो उस वक्त लग रहे थे। लेकिन शायद किरण ये कहेंगे इस बार जो राहुल गांधी है वो बार्गेनिंग करने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो उनको चाहिए वो यहाँ पर लेने में थोड़ी बहुत कामयाबी जो है राहुल गांधी को दिख रही है, लेकिन इतने मशक्कत की आवश्यकता पड़ेगी एक नेशनल पार्टी को, ये अपने आप में जो है एक विडंबना ही इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि कितने सालों राज किया जिसका जिक्र हमेशा बीजेपी करती रही है, कितने सालों में दिया क्या, लेकिन आज के वक्त में कहाँ पर कांग्रेस है ये देखना भी बाकी है। और ये इस चुनाव के जरिए ही जो है जनता जनार्दन भी बता देगी कि आखिरकार कितना जो है कांग्रेस को यहाँ पर तवज्जो दिया जाएगा। गीतू आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं किरण और बात करते हैं अगली खबर की। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा से जुड़ी ये खबर है। दरअसल कनाडा के कैप्स कैफे पर फिर से गोलीबारी हुई है और इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बता दें कि पिछले कुछ समय में कनाडा में बने कपिल शर्मा के इस कैफे को कई बार निशाना बनाया जा चुका है।
और देखिए इससे पहले भी कपिल शर्मा के कैफे कैप्स कैफे पर जो है 2 बार फायरिंग हो चुकी है और इसका मतलब ये है कि इस घटना के साथ ही कपिल शर्मा के कैफे पर 3 बार फायरिंग हो गई है, यानी कि कुल मिलाकर के अब तक 3 बार जो है हमला किया जा चुका है। ऐसे में कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग करने का जो वीडियो है वो भी सामने आया है, जो आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि यही वो वीडियो है कि किस तरह से देखिए ताबड़तोड़ यहाँ पर जो है वो कैप्स कैफे के ऊपर में फायरिंग की जा रही है। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लो ने ली है। तो ये अपने आप में देखिए किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जेल में, लेकिन उनके गुर्गे किस तरह से सक्रिय हैं गीतू। बिल्कुल। और ये देखिए कि बताया जा रहा है कि हमले के दौरान आधा दर्जन गोलियां भी चली हैं और एक खिड़की टूट गई है। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। वीडियो में ढिल्लो और सिद्धू ने हमले का दावा करते हुए कहा कि मैं कुलदीप सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो कैफे में हुई 3 गोलीबारी की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। गैंगस्टर्स ने कहा कि जिन लोगों से हमारा झगड़ा है वो हमसे दूर रहे। तो सीधे तौर पर यहाँ पर इन दोनों ने साफ कर दिया है कि आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जिससे भी हमारा झगड़ा है वो अपनी जगह है। इसलिए अगर हम लोगों का झगड़ा किसी से है तो ऐसे लोग हमसे दूर रहें। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कपिल शर्मा को लेकर ये बात कही जा रही है और यहाँ पर जिस तरह से 3 बार वहाँ फायरिंग हुई है, अब माहौल ऐसा लगता है किरण की यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब है कपिल शर्मा के लिए। हालांकि पहले भी सुरक्षा को लेकर बात की जा रही थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। बिल्कुल। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाजा में जो युद्ध विराम की स्थिति है उसका जिक्र यहाँ पर हम करते हैं और पूरी विस्तार से जो जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं गीतू। देखिए उत्साहित है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि गाजा में युद्ध विराम की कोशिश में एक सबसे सराहनीय काम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने किया और हमेशा क्रेडिट लेते हुए जो है वो दिखाई भी दिए। लेकिन अब देखिए रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में वो जुट गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात से पहले देखिए ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बातचीत की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह बताया कि यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए वो पुतिन से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मुलाकात करेंगे। और इससे पहले देखिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो की अगुवाई में रूस से बातचीत की जाएगी। बिल्कुल। और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता हुई है और ये मामले में बड़ी प्रगति भी है। इसी के बाद हम दोनों ने मिलने का फैसला भी किया। तो व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों नेताओं की अच्छी और सकारात्मक वार्ता हुई। अब देखना होगा कि इसका नतीजा क्या होगा। बिल्कुल। और देखिए ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने पुतिन से ये कहा है कि यूक्रेन युद्ध जो है अब खत्म होना चाहिए और ये खत्म होने के बाद रूस और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार को लेकर के भी काफ़ी बातें करेंगे। ये एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो है लेकर के चलते हैं कि अगर आप युद्ध बंद नहीं करेंगे तो हम ट्रेड को बंद कर देंगे, टैरिफ हम लगा देंगे। तो ये बहुत अब पुराना एक ट्रिक जो है वो हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का। और ट्रंप ने ये भी बताया कि देखिए बातचीत के निष्कर्ष के तौर पर दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते उच्च स्तरीय सलाहकारों की बैठक पर सहमति बनी है और अमेरिका की ओर से शुरुआती बैठकों की अगुवाई विदेश मंत्री मार्को रूबियो करेंगे। उनके साथ ही अन्य नामित अधिकारी भी होंगे। बैठक की जगह अभी तय होना बाकी है। तो इस बीच यूक्रेन पर जिस तरह से ताजा हमले में 300 से ज्यादा ड्रोन और 37 मिसाइलें रूस ने दागे हैं, इस बार भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया है। तो ठंडक के मौसम से पहले हो रहे इन हमलों से यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ने भी तय है। बिल्कुल। और गीतू देखिए अब ये तो कह रहे हैं कि दोबारा से बैठक होगी, बातचीत का दौर चलेगा, एक जगह कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी दूसरे दौर की बातचीत में हमास से हथियार डलवाना जो है वो बाकी है। ऐसे में ये दूसरा कदम जो है डोनाल्ड ट्रंप उठाते हुए दिख रहे हैं। अलास्का के बाद रिश्ते थोड़े बिगड़ भी गए थे अमेरिका और रूस के। अब ऐसे में ये देखना है ये जब मुलाकात होगी तो क्या वाकई यहाँ पर बात बन पाएगी, और बात अगर नहीं बन पा रही है गीतू तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन नहीं मान रहा है या फिर रूस की तरफ से जो है वो कोई आगे स्टेप नहीं उठाया जा रहा है? देखिए जो भी डील किरण यहाँ पर हो रही है उसमें यूक्रेन और रूस की सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि रूस जिस तरह से यूक्रेन से डील करना चाहता है तो यूक्रेन यहाँ पर सीधे तौर पर उन नियमों को या उन शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि इतना लंबा समय इस युद्ध को हो चुका है और इसमें किसी का भी फायदा नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं यूक्रेन में किस तरह से एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, कई हजार लोगों की मौतें यहाँ पर हो गई। ऐसा ही कुछ रूस में भी हुआ है, लेकिन यूक्रेन की अगर हम बात करें तो नुकसान यहाँ पर ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और किसी भी तरह से अगर आप किसी बड़े पद पर हैं और अगर आप राष्ट्र के अध्यक्ष हैं तो आपको एक फैसला ऐसा लेना चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए हो। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन को लेकर यही कहेंगे किरण हम कि नेटो में यूक्रेन शामिल होना चाह रहा था, लेकिन जो नेटो देश है वो किस तरह से यूक्रेन को ढाल बनाकर रूस पर हमला कर रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा है और मुझे लग रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जो है ये बात समझनी चाहिए और अब आगे जो है चीज़ों को तय करने की आवश्यकता है। नेटो में शामिल होना नहीं होना, देखिए जब होने जा रहे थे तब इतने बड़े युद्ध में वो आकर के फंस गए हैं, उसमें नेटो का साथ कितना मिल पाया है, क्योंकि रसिया ने सीधे तौर पे ये कह दिया था कि अगर नेटो में से कोई भी देश आकर के अगर यूक्रेन की मदद करता है तो कहीं ना कहीं हम फिर हमला जो है वो नेटो देशों के ऊपर में भी कर देंगे। तो तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं जिसमें अब नेटो ने भी अपने हाथ जो है पीछे खींच लिए हैं। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सोच समझकर फैसले लिए जाते हैं। कोई अपने देश को युद्ध की आग में झोंकना नहीं चाहता है और ये बाकी देशों को भी समझना चाहिए, खास तौर से यूक्रेन को, जिससे कि इतने सारे हथियार उपलब्ध कराए गए और नुकसान इसमें सिर्फ यूक्रेन ने ही झेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और माफिया राज के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि माफिया राज के खिलाफ सख्त एक्शन का उदाहरण देखना हो तो उत्तर प्रदेश को देखिए, जहां सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो हमारे साथ मंत्री रहे हैं, उनकी विधानसभा में एक दुर्दांत माफिया था, उसके बंगले को हमने खाली करवा दिया, बुलडोजर चलवाया और फिर उस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनवाए और गरीबों को उनके आशियाने सौंप भी दिए गए हैं। तो सीएम योगी बिहार में सहरसा की चुनावी रैली में कल बीजेपी का चुनावी प्रचार कर रहे थे, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना सख्त रुख जाहिर किया है। और बिल्कुल क्या कुछ कहा है वो सुना देते हैं अपने दर्शकों को। बहनों और भाइयों, माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा। और वही कार्य एनडीए की सरकार बिहार के विकास के साथ कर रही है। हर क्षेत्र में विकास के नए प्रतिमान बिहार के अंदर बन रहे हैं। अब बिहार के सामने पहचान का संकट नहीं है, जो पहचान का संकट आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के नौजवानों के सामने पैदा की थी। और चलिए सीधे ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं ब्यूरो हेड अभिषेक पांडे का। अभिषेक, जैसा कि हम सब जानते ही थे और बहुत डिमांड में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं कि कहीं पर भी चुनाव हो तो उनकी सभा होनी चाहिए और इसका जिक्र जो है बीजेपी के कई नेताओं ने भी किया है। तो अब ऐसे में सहरसा पहुंचे, दानापुर भी गए, संबोधित किया और कई बड़ी बातें कहते हुए जो यहाँ पर काम किए गए कानून व्यवस्था को लेकर के उसका जिक्र उन्होंने किया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं उसका बखान उन्होंने बिहार की जनसभाओं में कर दिया। दानापुर में भी उन्होंने जिक्र किया और सहरसा में भी जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ऐसे मुद्दों को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर, खुले तौर पर कहा जिसमें तमाम बड़े नेता खुल करके बोलने से डरते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनसे अलग हैं। उन्होंने बुर्के पर भी उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम विकास की राजनीति करते हैं, कांग्रेस बुर्के की राजनीति करती है। बहुत संतुलित लोग बयान देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता हैं, खुल के बोलते हैं, तालियां बटोरते हैं। आप उनके बयानों को सुनिए। इसके अलावा उन्होंने सहरसा में जिक्र किया कि माफियाओं पर किस तरीके से कार्रवाई की गई। बुलडोजर एक्शन को लेकर के बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है योगी आदित्यनाथ की सरकार को, बावजूद उसके बुलडोजर एक्शन कभी रुका नहीं है। प्रयागराज में भी अतीक अहमद के कब्जे वाले घर को उन्होंने बुलडोज किया और गरीबों के लिए आवास बना दिया। इसका जिक्र भी उन्होंने सहरसा की रैली में कर दिया। लखनऊ में भी एक माफिया विधायक रहे हैं मुख्तार अंसारी, उनके कब्जे वाली जमीन को खाली कराया गया है और गरीबों के लिए आवास बना दिया गया है। तो ऐसे में सरकार ने जो ये काम किए हैं, खासतौर पर ये सीधे गरीबों से जुड़े हुए हैं, वेलफेयर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पब्लिक मीटिंग्स में इन बातों को कहते हैं तो तालियां बहुत बजती हैं, क्योंकि इससे सीधे तौर पर गरीब कनेक्ट होता है, वो आदमी कनेक्ट होता है जो परेशान है माफियागिरी से, या जिसके पास आवास नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिन बातों को लेकर के तालियां बटोरी हैं
और अब अभिषेक बिहार ये में भी वही देखिए सुनने को मिल तालियां रहा है। बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, फायर ब्रांड नेता हैं और 20 रैलियां इन्हें करनी है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं बिहार में। और जिस तरह से बिहार की जनता उन्हें सुनना चाहती है, क्योंकि उन्होंने एक मॉडल सेट कर दिया है कानून को लेकर कि आखिर किस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था होनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि लोग जब उन्हें सुनते हैं तो फिर तालियां भी गूंजती हैं। बिल्कुल, देखिए बिहार में उनकी 24 रैलियां प्रस्तावित है। इनफैक्ट जो मेरे पास खबर है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी लाइन से हट के व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने रोड शो में बुलाना चाहते हैं, अपनी मीटिंग्स में बुलाना चाहते हैं। यानी उनकी डिमांड है क्रॉस द कंट्री, आप देश के किसी हिस्से में चुनाव हो रहा हो, बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है और वो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो उनकी बातों से प्रभावित होता है। कानून व्यवस्था की बात कर ले, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात कर ले, या फिर फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि के तौर पर उनको देखा जाए, लोग उनको सुनना चाहते हैं। उनकी बातों को जब सुनते हैं तो तालियां भी बजाते हैं। और जो सबसे बड़ी यूएसपी है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर उन्होंने तमाम विवादों और तमाम आलोचनाओं के बावजूद जिस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई की है जी, इस बात को लेकर के हर वर्ग खुश रहता है, चाहे उनके विरोधी भी क्यों ना हो। विपक्षी लोग जो उनको पसंद नहीं करते, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हमने देखा चुनाव में लोग उनको तारीफ करते हुए उनके देखे गए हैं। बिल्कुल अभिषेक, अब बहुत जल्दी से बताइएगा, क्योंकि कोई नया नारा गूंजेगा या फिर वही बटेंगे कटेंगे के नारे के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में भी दिखेंगे। और सहरसा और दानापुर को चुनना, मुस्लिम वोटर्स बहुत है वहां पर ज्यादा, तो कार्यकर्ताओं में जोश भी इसे भरने की एक रणनीति के तहत जो है इन दो जगहों को चुना गया। देखिए, हर एक राज्य के चुनाव में कुछ नया देखने को मिलता है। बटेंगे कटेंगे, मुझे लगता है इसका समय पूरा हो गया है। बिहार में बुर्के वाली राजनीति की एंट्री हो चुकी है। कोई भी अब तक इस पे खुल के नहीं बोल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया कि हम विकास चाहते हैं और कांग्रेस बुर्का चाहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।